जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सर्कुलर मोशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो होता क्या है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि सर्कुलर मोशन है वो कितने प्रकार के हैं, जिसमें हम जो सर्कुलर मोशन उसको दो पार्ट्स होते हैं, उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन, दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, जैसे कि अपना एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अपना एंगुलर एसिलेशन क्या होता है, अपना सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या होता है, अपना टेंजेंशियल एसिलेशन क्या होता है, जो टाइम पीरियड क्या रहता है, अपना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में हम वन बाय वन है स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा नीट है, आईआईटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो अपने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी वन डायमेंशन के अंदर, जब अपना सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस तरह से चेंज हो जाती है, उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सर्कुलर मोशन है वो होता क्या है। आपने दोस्तों बचपन में एक खेल तो वैसे खेला होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रस्सी से किसी पत्थर को बांधकर अपने हाथ से उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि रस्सी की लंबाई अगर फिक्स रहती है, क्योंकि हमने उसको हाथ से अपना पकड़ रखा है, तो मान लेते हैं रस्सी की लंबाई है आर, और वो पत्थर है जब उसको हम घुमाते हैं तो वो एक वृत्ताकार पथ के अंदर गति करता है। ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी वृत्ताकार पथ में अगर गति कर रहा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ऐसे ही बचपन के अंदर आपने रोलिंग व्हील के अंदर तो झूले लिए ही होंगे, तो इसके अंदर हमारा जो रोलिंग व्हील है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर अगर मोशन कर रहा है तो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अपना अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो अपना मून है, मून जो चक्कर लगा रहा है वो भी एक तरह का सर्कुलर पाथ है। जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट अगर मोशन कर रहा है तो वो भी अपना एक सर्कुलर मोशन ही है। ठीक है। तो इसी आधार पर हम सर्कुलर मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो कौन कौन से पार्ट्स हैं सर्कुलर मोशन के। पहला जो पार्ट है वो है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकंड जो अपना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति और दूसरा है अपना असमान वृत्तीय गति। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं। हमने हमारा जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के अंदर जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो तो हमने पढ़े ही है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि जो हमारा जड़त्व का नियम है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल नहीं लगाया जाता। अगर कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो उसी दिशा के अंदर गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यानी कि कोई वस्तु है वो सीधा जा रही है तो वो सीधा ही चलती रहेगी जब तक कि उसको अपने किसी दिशा में घुमाने के लिए एक बाहर से बल नहीं लगाए। अपनी कार है, कार पर सिर्फ आप एक्सीलेटर पर अपना पैर रखेंगे या बाइक पर सिर्फ एक्सीलेटर पर आप उसका दबाएंगे तो बाइक एक सीधी रेखा में जाएगी। तब तक बाइक नहीं घूमेगी या कार नहीं घूमेगी जब तक कि आप स्टेयरिंग को किसी डायरेक्शन में नहीं घुमाते हो। आप किसी डायरेक्शन में अपने स्टेयरिंग को घुमाएंगे तभी तो कार घूमेगी। तो यानी कि किसी भी वस्तु को अगर उसकी दिशा में परिवर्तन लाना है तो बाहर से अपने को एक बल लगाना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर देखिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। ठीक है। इसी समय पर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए यहाँ पर आ जाता है, तो इस समय पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। ठीक है। इसी समय मोशन करते हुए हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर समय चेंज हो रही है। आप देख रहे हो ना, जब ये मोशन करते हुए यहाँ पर एकदम बॉटम पर पहुंच जाता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कौन सी होती है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो वर्क कर रहा है अपना सर्कुलर मोशन के अंदर, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर समय चेंज कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इसके जस्ट बिल्कुल पास के अंदर, इसके बिल्कुल जस्ट पास में, यानी कि डेल्टा टी समय के बाद में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक बल ऐसा लग रहा है जो इसकी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है ना। पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, उसको बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है तभी तो वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखो पढ़ा है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम फेंकते हैं तो वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए धरती पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। शुरुआत में वेलोसिटी का जो ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है, और जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो जीरो होता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय के ऊपर जो इस पर एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारे ऑब्जेक्ट पर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो वेलोसिटी का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस कारण क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अपनी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो यानी कि हमारा सर्कुलर मोशन में एक सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा वर्क करेगा, सेंटर की डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स वर्क करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन है सर्कुलर मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तभी सर्कुलर मोशन कर पाएगा जब उसके सेंटर की तरफ, सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हम जानते हैं, फोर्स हमने जो फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन निकल कर आएगा वो अपने पास में कौन सा होगा, वो होगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यानी कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगेगा, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो देखो, एक चीज तो हम सीख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ये हमारा कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा है, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी समय पर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब किसी समय पर हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है, और इसको मैं बोल देता हूँ बी है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जो कि जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ऑब्जेक्ट बी है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर अपनी आ जाती है 5 की से बदलकर 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो क्या डिफरेंस है, हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी है, जो सर्कुलर पाथ के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ चेंज हो रही है। तो जो फर्स्ट टाइप की जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जबकि दूसरी जो मोशन है जिसके अंदर समय के साथ है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि कोई भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ के अंदर अगर मोशन कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड है वो चेंज हो रही है, चेंज इन स्पीड विद टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि चाहे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन है वो तो हमेशा चेंज होगी, डायरेक्शन है वो ऑलवेज चेंज होगी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है उसकी भी डायरेक्शन है, यहाँ पर पहले थी अपनी ये वाली डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन मान लो तो पहले वाई डायरेक्शन में थी, फिर किसी और डायरेक्शन में आ गई, फिर यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो किसी और डायरेक्शन में। इसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पहला जो अपने पास रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगा। ठीक है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। यानी कि हम क्या कंक्लूजन पे निकल रहे हैं कि चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो हमेशा काम करेगा, यानी कि अपना सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमेशा काम करेगा। ठीक है, एक तीसरा कंक्लूजन और है यहाँ पर कि यहाँ पर हम स्पीड वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ कहीं भी वेलोसिटी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो हमने देखो अपना फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ा है, जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, वो देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दो के बराबर होता है। तो जो अपना सर्कुलर मोशन है उसमें ये चीज तो अपने को पहले ही हम बता चुके हैं कि डायरेक्शन है वो तो चेंज होनी ही होनी है। ठीक है, हम सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये चेक कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है अपना मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है, मान लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर वी इनिशियल जो भी है इसके यूनिट वेक्टर वी आई कैप लिख देता हूँ, और यहाँ पर अपनी फाइनल कंडीशन है इसके ऊपर वेलोसिटी कितनी है, ये भी अपना 5 है। ठीक है, और इसको वी एफ कैप है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है यूनिफॉर्म के अंदर भी।
इसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म में जो स्टार्टिंग कंडीशन है उसमें जो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन वी आई केप है, यहाँ पर फाइनल है उसमें वी एफ केप है, यानी कि डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है, पर इसमें इसमें साथ में एक चीज और चेंज हो रही है, वो है इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो 5 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 10 है। तो वी फाइनल है वो कितना है अपना 10 वी एफ केप। ठीक है, तो ये चीज अपने याद रखिएगा कि चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन हो, इसके अंदर आपका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज चेंज होगा। बस उसका मैग्नीट्यूड अगर समय के रिस्पेक्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा है तो वो अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर जो अपना स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना समझ में आ गया आपको? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने एक अपना न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस वेलोसिटी के साथ गति कर रही है तो उसी वेलोसिटी के साथ गति करती रहेगी। जैसे अगर कोई भी कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती रहेगी जब तक कि बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, तब तक कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर बाहर से जो बल लगा रहे हैं वो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। अगर क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में लग रही है उसकी वेलोसिटी, अगर बल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लगा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी और एक टाइम आने के बाद वो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम होगी। ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल एक उदाहरण है वो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उछालते हैं, कोई मान लीजिए गेंद है उसको आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो स्टार्टिंग में जैसे आपने उसको वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा किसी ऊंचाई पर जाने के बाद में वो बॉल है आपकी रुक जाती है। ये बॉल किस वजह से रुक रही है, इसके रुकने का कारण है कि हमारा जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी है वो तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, परंतु उसमें ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, चाहे वो एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक समय ऐसा आएगा जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, परंतु हमारी जो बॉल है वो वहां पर जाकर रुक जाती है, यानी कि वेलोसिटी है इसकी जीरो हो गई। तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी जीरो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये एंटी डायरेक्शन में जो लग रहा है जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की हो रही है। तो ये वेलोसिटी है किसी न किसी कारण से तो बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर इस डायरेक्शन के अंदर जो इसकी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यानी कि स्पर्श रेखीय दिशा है, तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय बल। और इस दिशा में जो त्वरण लग रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल है इसलिए मैं इसे एटी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर में इनके ऊपर डिटेल के अंदर भी स्टडी करेंगे कि हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। परंतु एक चीज आपको याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें उसमें सिर्फ एक ही तरह का बल लगेगा, और वो कौन सा बल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, हमेशा सेंटर की तरफ होगी। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट पे दो तरह के बल है वो लगेंगे। पहला बल कौन सा लगेगा, उसके सेंटर की तरफ लगेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो सेंटर की तरफ लगेगा। दूसरा जो फोर्स लगेगा वो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि दूसरा जो अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो सेंटर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हमारा निकल कर आता है। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में या रिजल्टेंट फोर्स के बारे में आपने अपनी लास्ट वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है। देखो ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इसी चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एक वेक्टर है, पी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, आपका दूसरा क्यू वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तो जो रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है इनका, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट आर वेक्टर है अगर एंगल बना रहा है अपना, अगर इन दोनों के मध्य थीटा एंगल है, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, तो ये अपना बराबर होगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो कौन सा लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो लग रहा है अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो दोनों के मध्य एंगल कितना है, यहाँ एंगल आप देखोगे तो ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी डायरेक्शन हो रही है इधर स्पर्श रेखा की दिशा में और एक हो रही है अपना फोर्स लग रहा है अपना सेंटर की दिशा में, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और कोस 90 कितना होता है,
cos 90 आप सब जानते हो 0 होता है, तो यहाँ से ये वाली टर्म है वो तो 0 आ जाएगी। आपके पास में रिजल्टेंट जो r है वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा √p² प्लस q² के बराबर। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में जो r है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इक्वल्स टू आ जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट यानी जो टोटल एसिलेशन जो लगेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, √ आपका AC² प्लस AT²। तो याद रखिएगा कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है उसमें रिजल्टेंट जो एसिलेशन लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपना जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है उसका स्क्वायर प्लस जो अपना टेंजेंशियल एसिलेशन है उसके स्क्वायर के √ के बराबर हो जाएगा। जबकि अपना जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके अंदर सिर्फ एक ही एसिलेशन लगेगा, वो अपना सेंट्रीपिटल एसिलेशन लगेगा। तो इन दोनों को नोट आउट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस क्या होता है किसी सर्कुलर मोशन के अंदर, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है सर्कुलर मोशन में, हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हमारा जो एंगुलर एसिलेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको जो अपना वन डायमेंशन के अंदर जो अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वो रिवाइज करवा देता हूँ ताकि यहाँ सर्कुलर मोशन में आपको समझने में आसानी हो। तो जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वन डायमेंशन वाला उसमें हमने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टोटल जो पाथ कवर करता है उस टोटल पाथ की जो लंबाई है, जो टोटल पाथ है उसकी लंबाई है वो क्या कहलाती है, अपना डिस्टेंस कहलाती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपना होता है स्टार्टिंग पॉइंट और जो अपना एंड पॉइंट। तो उन दोनों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उस मिनिमम जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है, या फिर ट्राइंगल क्या अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन के बारे में ही बता देता हूँ। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई भी हमारा कोई पार्टिकल है, उसने किसी बिंदु ए से चलना शुरू किया और चलते चलते कहाँ पर पहुंच जाता है, ये बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला पाथ अगर फॉलो कर रहा है, पाथ ये फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी टोटल जो दूरी तय कर रहा है, टोटल जो पाथ की लंबाई है वो। तो यहाँ से चलकर ये यहाँ तक जा रहा है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने ये वाला जो पाथ है वो फॉलो किया होता ए से बी तक जाने के लिए, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती, हमारा डिस्टेंस हो जाता है ये वाला। ठीक है, परंतु चाहे पाथ फर्स्ट फॉलो हो या सेकंड फॉलो करे, डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, जो हमारा जो पार्टिकल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये रहा, एंड पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट है ये रहा। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाले जो न्यूनतम जो पाथ होगा, जो न्यूनतम जो पाथ होगा वही अपना क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो न्यूनतम जो पाथ है वो आपका क्या आएगा, डिस्प्लेस। दोस्तों भी ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसी एग्जांपल को हम एक न्यूमेरिकल बनाकर इसको सोल्व करते हैं ताकि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे जो कि किसी समय t=0 पर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने मोशन करना शुरू किया यानी कि चलना शुरू किया, और मान लेते हैं ये कोई दोनों ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और किसी समय t के अंदर वो चलते हुए कहीं यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ए बिंदु से यहाँ बी बिंदु तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ मूल बिंदु है, मान लेते हैं केंद्र है, तो रेडियस तो आर है वो तो चेंज हो नहीं रही, यहाँ पर भी रेडियस है वो आर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, डिस्प्लेसमेंट को मैं एंगल की फॉर्म में थीटा एंगल है उसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जा रहा है, तो इसके द्वारा जो पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो डिस्टेंस कितनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा जो टोटल पाथ की लंबाई है वो अपना हो गया डिस्टेंस, तो टोटल पाथ की लंबाई कितना है, ये वाली, ये तो आपका क्या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी जो न्यूनतम लंबाई है वही अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास में एक आर्क बन रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो अगर ये दूरी है वो आपकी रेडियस आर है और ये आपका जो डिस्टेंस है उसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा,
तो आपने पढ़ा होगा कोण है वो किसके बराबर होता है, कोण यानी कि जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, चाप। चाप ये क्या होता है, ये जो आर्क है ये आर्क बटे रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये अपने रिलेशन होता है, ये आपने प्रीवियस ईयर की क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एंगल थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा एंगल है वो अपना आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से अपना डिस्टेंस है वो आपका कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अब बात करते हैं इसके अंदर जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर ये वाली जो लेंथ है ये वाली आर है आपकी, ठीक है, और ये वाली भी आर है, और दोनों के मध्य एंगल कितना बनना है, थीटा। ये वाली आर है और ये वाली भी आर है, एंगल कितना बनना है आपका थीटा। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये वाली दूरी। ये वाली दूरी कितनी है, यही तो अपना डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। यहाँ से हम एक अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर एक लेंथ डालते हैं, तो ये वाली जो आ गई लंबाई, ठीक है, ये वाली कितनी दूरी होगी, ये आपकी होगी x/2, ठीक है ना, और ये वाली भी x/2 होगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। यहाँ से हमारे पास में एक फिर से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज क्या बना अपने पास, एक ट्राइंगल फिर से बन गया ना अपने पास। और ये ट्राइंगल कितना है, ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा/2। अगर देखो टोटल एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला एंगल है वो थीटा/2 हो गया, और ये वाला एंगल भी थीटा/2 हो गया। तो यहाँ से अपने एक चीज पे निकल कर आए हैं कि ये वाली जो लंबाई है ये आपकी आ गई आर, ये वाली जो लंबाई आ गई वो x/2, और ये वाली जो एंगल है वो आ गई थीटा/2। तो यहाँ से आप क्या निकल कर आएंगे, साइन थीटा/2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा x/2 अपॉन आर, या फिर क्या कहेंगे आप इसको, x/2r, ठीक है। तो अगर ये वाली जो लंबाई है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या x/2 कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा r साइन थीटा/2। कोई दिक्कत है इसमें? तो जो टोटल लंबाई वो कितनी आ जाएगी, ये x/2 प्लस x/2 को ऐड करेंगे, प्लस x/2 को ऐड करेंगे तो टोटल लंबाई x आ जाएगी। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो फाइनली आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 2r साइन थीटा/2। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करते हुए एक पूरा एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए पूरा उसने एक राउंड लगा दिया, एक चक्कर पूरा लगा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और वापस आके रुक रहा कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो 360 डिग्री हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल है या हमारा ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, एस इक्वल्स टू आर, थीटा कितना है 2 पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर। तो आप क्या कहेंगे, 2 पाई r है इसका डिस्टेंस हो गया। परंतु जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास में क्या वैल्यू है, 2r साइन थीटा/2, और थीटा कितना है, थीटा हमने देखा कि 360 डिग्री है यानी कि 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जब 2 पाई या 360 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपना आ जाएगा 2r साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है। यानी जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है उसने जहां से चलना शुरू किया अगर वहीं पर आकर वापस रुक जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चाहे आपका 1 डायमेंशनल मोशन हो, चाहे आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो, चाहे आपका सर्कुलर मोशन हो, कोई भी तरह का मोशन क्यों ना हो, आपका डिस्टेंस हमेशा आप याद रखेंगे कि जो टोटल जो पाथ की लंबाई होती है वो आपका डिस्टेंस रहेगा, और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उनको मिलाने वाला जो न्यूनतम जो मिनिमम पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अब बात करते हैं अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसको हम किसी एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं t=0 पर हमारा जो कोई पार्टिकल a और b है वो किसी पोजीशन पर उपस्थित है, a है वो t=0 पर है, वो यहाँ उपस्थित है, और जो अपना ऑब्जेक्ट b है वो t=0 पर मौजूद है, ठीक है। हमारा जो पार्टिकल है उसने चलना प्रारंभ किया किसी भी वेलोसिटी के साथ में, और किसी समय के ऊपर वो चलते चलते कहाँ यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो हमारा जो पार्टिकल है उसने कितना यहाँ से यहाँ तक का जो एंगुलर है यानी कि कोणीय विस्थापन कितना लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना कोण इसका क्षैतिज के साथ में 0 डिग्री, और अंतिम में कितना बनना है थीटा, एक इन जनरल थीटा ही मान लेते हैं। तो देखो इसमें आपको थीटा 60 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका स्टार्टिंग जो कोण कितना बनना है वो, और जो अंतिम कोण कितना बनना है वही, दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ से अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। जबकि यहाँ सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल वो t=0 पर मौजूद है यहाँ पर, और किसी समय पर अपना मोशन करता हुआ वो यहाँ पर पहुंच जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर 36 के साथ कितना एंगल बन रहा है, मान लेते हैं एंगल बन रहा है थीटा 2। तो इस कंडीशन के अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, ये वाला, ये ना, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपना थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो अपना जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यही अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है कि जो शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट एंगल है वो क्या आ जाता है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एंगल तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में दो तरह के एंगल आ सकते हैं, एक तो एंगल ये अपना ये वाला आ जाएगा और एक एंगल अपना ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको मान लीजिए एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, चाहे आप इसको 30 डिग्री लिखिए या 360 माइनस 30 डिग्री यानी कि 330 डिग्री लिखिए, तो दोनों तरह से एंगल तो आ जाएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। पर हमें क्या देखना है, शॉर्टेस्ट एंगल। ठीक है, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है उसका मैथमेटिक फॉर्म में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू जो ये वाली जो लंबाई है आर्क की, ये वाली जो लंबाई है जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ और जो रेडियस है उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एस बाई आर। याद रखिएगा। बात करते हैं हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या रहती है। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल है, एंगल को हम दो प्रकार की यूनिट है उसको यूज करते हुए नापते हैं। पहला जो हमारा जो यूनिट होता है वो क्या रहता है, डिग्री। आप 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री बोलते हो। इसके अलावा दूसरा क्या रहता है, आप 2 पाई 4 पाई बोलते हो। तो ये जो आपका 2 पाई 4 पाई ये क्या है, रेडियन है। ठीक है, तो जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी दो यूनिट आती है अपना, एक तो अपना आती है रेडियन और एक होती है डिग्री। जिसमें हमारे पास में जो 2 पाई रेडियन है ये किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है वो वेक्टर होगी अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा वो अपना वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अपना वेक्टर एडिशन के लिए का लो है उसमें जो क्रमनियमितता का नियम है, ये सब नियमों का जो है वो पालन करती हो। ठीक है, तो क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। देखिए जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह वेक्टर के जो एडिशन के लो है, जो वेक्टर का जो कम्यूटेटिव का लो है यानी क्रमनियमितता का नियम है, क्या उसे फॉलो करता है या नहीं। तो देखिए ये हमारा जो कोई भी एक व्हील मान लीजिए, चकती मान लीजिए जो कि रोटेशन कर रही है, तो ये आपको जो डायरेक्शन शो हो रही है, ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर उस समय इसने 36 के साथ क्या है कि एंगल है बना रखा है 0। ठीक है, और किसी समय t के ऊपर जो हमारा जो ये पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है ये रोटेट करते हुए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, रोटेट करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन कितना है, तो मैग्नीट्यूड की वाइज है जो कोणीय विस्थापन है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसे मान लेता हूं मैं थीटा। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो व्हील है वो रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो जो कोणीय विस्थापन थीटा है वो तो व्हील जिस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है उस डायरेक्शन में। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, आपको अपना जो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में जिस डायरेक्शन के अंदर व्हील है वो रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन के अंदर अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन है, ये जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको क्या दिखाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगी। क्या बताएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, की डायरेक्शन बता देगी। और ये जो एक्सिस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसी कारण से जो अपना जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं उसके अंदर जो वेक्टर होता है वो एक एक्सेल वेक्टर होता है। आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने पोलर वेक्टर और एक्सेल वेक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी किया, तो वहां देखिएगा कि जो अपने जितने भी सर्कुलर मोशन करने वाली जितनी भी क्वांटिटियां हैं वो सारी सारी एक एक्सेल वेक्टर का उदाहरण है। तो अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक एक्सेल वेक्टर है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है अपनी फिंगर को जब हम कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो व्हील है या ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन कर रहा है तो थंब की डायरेक्शन है वो शो करेगी। ठीक है, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर क्या होता है कि व्हील है वो आपका ये अभी तो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर यानी क्लॉकवाइज। देखिए रोटेशन दो प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन दोनों में से क्लॉकवाइज कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला जो रोटेशन है इसमें एरो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो रोटेशन है ये कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इसमें थंब की डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो थंब की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ यहाँ मौजूद था, यहाँ मौजूद था, और किसी समय रोटेट करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लीजिएगा और थंब की डायरेक्शन है वो आपको शो कर देगी कौन सी, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, किसी समय हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मौजूद है और रोटेट करता हुआ यहाँ जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रोटेशन है वो एंटी जो क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी अपनों ने आराम से सीख लिया कि जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कौन सा है, ये वाला, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये तो है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सा है, डी थीटा कैप, या थीटा कैप से डिनोट कर दो इसको, जिससे आपको सही लगे, थीटा कैप से। ठीक है, तो आपके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक एक्सेल वेक्टर है। अब बात करते हैं कि क्या एक अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर के जो लॉस है उनको फॉलो करता है या नहीं, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेक्टर का जो लो है उसको फॉलो करता है या नहीं। देखो वेक्टर के अंदर एक लो होता है क्रम विनिमयता का, यानी कम्यूटेटिव का लो। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर ए वेक्टर है उसमें कोई भी दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हम जब जोड़ते हैं तो जो बराबर ही होना चाहिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की। ठीक है, ये क्रम विनिमयता का नियम है। ठीक है, तो क्या अपना थीटा एंगल के लिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये नियम पालन होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है, उसको हम थीटा वन उसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, फिर हम उसको थीटा टू डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वो बराबर होना चाहिए थीटा टू डिस्प्लेसमेंट अगर पहले दिया जाए और बाद में थीटा वन डिस्प्लेसमेंट दिया जाए। अगर ये दोनों साइड बराबर होती है तो हम कह देंगे कि भाई ये वेक्टर का जो क्रम विनिमयता का नियम है उसको फॉलो करता है। तो स्टार्टिंग में हमारी जो बुक है वो रखी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक चीज और मैं बताता हूँ, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर जब परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है उसका एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, ये आपके सामने एक क्यूब है। ठीक है, तो इसके एरिया वेक्टर है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में होंगे, इसमें एक एरिया वेक्टर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक एरिया वेक्टर ये इस वाली सरफेस के लिए कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस वाली जो सरफेस हो गया उसके लिए एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, एरिया और इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। जो फ्रंट में जो ये आपको सरफेस दिखाई दे रही है उसके लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो पीछे की तरफ ये जो सरफेस रह गई उसके लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा, ये क्यूब के पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, पर हमेशा याद रखिएगा जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये हमारी जो बुक है स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, ये है वाई डायरेक्शन के अंदर। और ठीक है, एक केप लगा देते हैं ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अब मैं इसको एक थीटा वन इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, थीटा वन है कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं वाई से जेड डायरेक्शन में, वाई से जेड डायरेक्शन में, वाई से जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारी जो बुक है वो रोटेट होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इस वक्त इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, 90 डिग्री का एक देने पर इस डायरेक्शन में आ गया ना एरिया वेक्टर इसका। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ फिर से, यानी कि फिर से इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूँ कितना, थीटा टू एंगल में इसमें डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। कौन सी डायरेक्शन से, ये आपका जेड है, जेड से एक्स डायरेक्शन में, ये जेड से एक्स डायरेक्शन में देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना लास्ट में जो एरिया वेक्टर आपके पास में रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सी, एक्स डायरेक्शन में, एक एक आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपने क्या है कि सबसे पहले देते हैं थीटा टू डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का, फिर देंगे थीटा वन डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी बुक के साथ करके देखिएगा। स्टार्टिंग में सेम कंडीशन है, एरिया वेक्टर है अपना अपवर्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देता हूँ जेड से एक्स डायरेक्शन में, या फिर एक्स से जेड डायरेक्शन में, एक्स से जेड डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इधर से इधर वाली साइड, इधर से इधर वाली साइड। ठीक है, तो क्या इसका जो सरफेस का है एरिया वेक्टर वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सरफेस का एरिया वेक्टर अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर उसको रोटेट करूंगा, कौन सा, जेड से एक्स डायरेक्शन में, जेड से वाई डायरेक्शन, दूसरा यही तो है ना, जेड से वाई डायरेक्शन में। तो जेड से इसको वाई डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो इसका जो ये आप बुक को रोटेट करोगे ना, तो अब इसका एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो यानी कि किसी भी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी भी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर के जो क्रम विनिमयता का नियम है उसको फॉलो। दोस्तों अब आप इसी प्रयोग को फिर से खुद से दोहराएंगे, परंतु इस बार अपना क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री ना रहकर बिल्कुल अत्यल्प होता। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा होता।
ठीक है, यानी कि यहाँ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो दे रहे हैं अपने डी थीटा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर स्टार्टिंग में अपना जो थीटा वन है वो कितना होता है, डी थीटा। तो उस कंडीशन में जो अपना एरिया वेक्टर है वो यानी कि अपना वाई से जेड डायरेक्शन के अंदर रोटेशन कर रहे होते हैं, परंतु अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल कम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपना फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो डायरेक्शन अपना एरिया वेक्टर की वो होती है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको जब हम अपने एक्स डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते तो इस डायरेक्शन में यानी कि जो सेकंड तो अपना ये था ना जेड से एक्स डायरेक्शन, तो उस वक्त अपना एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये सेम ही रहता, इसको रोटेट करते तो सेम ही रहता। इसी प्रकार से आप ये अगर इस कंडीशन के लिए भी उसको दोहराते, आप उसे करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बड़ा ही इजीली समझ में आ जाएगा कि जब एचसीएल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना तो अपना जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम ही आएगी, ठीक है। तो इसमें अपने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे निकलते हैं कि अगर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है, यानी कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा जो उस कंडीशन के अंदर जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेगा, वेक्टर, ठीक है। जबकि अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वो वेक्टर है, और अगर डी थीटा यानी कि कुछ भी बड़ा आप जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री के ऊपर करके देखोगे तो वो एक स्केलर की तरह ही ट्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा है, अगर वन डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में अगर जानकारी हो तो हम बड़ी इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं वन डायमेंशन के अंदर हमारा जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए हमने वेलोसिटी से रिलेटेड दो तरह की टर्म्स है वो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। पहला क्या था, हमारा जो स्पीड था, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। स्पीड है, स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है। जबकि हमारा जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां भी हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, परंतु यहाँ पर जो मोशन है वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर अपना एंगुलर वेलोसिटी वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के, यानी कि अपना जो कोणीय विस्थापन है और जो समय है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल है वो किसी समय के ऊपर यहाँ मौजूद है, ठीक है, यहाँ मौजूद है, उसने टी समय के अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इतना लिया, ठीक है। मैं इसको थीटा से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, तो अपना एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम की, ठीक है। देखिए अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो मैग्नीट्यूड तो हो गया इसके बराबर, डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा अपनी फिंगर को कर्ल कीजिएगा जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, और थंब की जो डायरेक्शन है वो अपने को क्या दिखाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थंब की डायरेक्शन में है तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी इसी में होगी, ठीक है ना। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एंगुलर अपना जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। तो सेम यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अपना एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उसी डायरेक्शन के अंदर अपना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वन डायमेंशन के अंदर इसी डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन होता है। इसी के अंदर अगर अपना जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो कौन सा होता है, ये रहा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, जो क्लॉक के एंटी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा रोटेशन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें रोटेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा है, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा रोटेशन है, इसमें हो रहा है इस डायरेक्शन में,
है ना। तो ये रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो फिंगर को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन के अंदर आपका थंब होगा उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। तो और अपना एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है। तो यानी कि जब क्लॉकवाइज जब अपना रोटेशन होगा तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये आप नोट्स में बना लीजिएगा। जब अपना इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो ये डॉट किसको दिखाता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से रोटेशन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो थंब होता है वो सरफेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो थंब की डायरेक्शन है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन आती। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर वेलोसिटी है वो सरफेस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से एंगुलर एक्सीलरेशन है उनकी भी सेम ही डायरेक्शन रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली फॉर्म और इसको अपग्रेड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा एंगल ना होकर बिल्कुल अति अल्फ यानी कि डी थीटा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डी थीटा का मतलब है कि यहाँ से बिल्कुल अति अल्फ यानी डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट ही ले रहा है। यहाँ पर अगर इसकी स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, और यहाँ पर इसने थीटा एंगल से कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास, डेल्टा थीटा आ गया। तो एंगुलर वेलोसिटी वो किसके बराबर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, ये बिल्कुल अति अल्प समय में यानी डेल्टा टी टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा टी अगर टेंड्स टू जीरो है यानी बिल्कुल अति अल्प है, तो यहाँ पर आप लिमिट लगा के लिखोगे, इसको लिमिट लगा के लिखेंगे तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि कहीं भी अगर आपके पास में ऐसा कुछ दे रखा होता है, ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अपना एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज के और टाइम के है उसमें डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझने में दोस्तों जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक इक्वेशन दे रखी है, थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t दे रखी है, और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी होगी, फाइंड कीजिए। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो अपने पास में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2t प्लस 2। ठीक है, इसका यूनिट क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा है, ये अपने पास फॉर्मूला तो आ गया डी थीटा बाई डी टी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो थीटा की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा है रेडियन होता है। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, डिग्री होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर रेडियन बाई टाइम हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिग्री बाई टाइम हो गया। ठीक है, याद रह जाएगा। क्या इसकी कोई विमा होती है यानी कि डायमेंशन होता है, देखिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी कोई विमा नहीं होती। तो क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसके लिए भी कोई विमा नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए विमा होगी। क्यों, क्योंकि रेडियन और डिग्री के लिए विमा नहीं होती, टाइम के लिए तो विमा होती है। तो अपना एंगुलर वेलोसिटी के लिए विमा कितनी आ जाएगी, m0 L0 t-1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम क्या कि कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से कि यहाँ पर रेडियन रेडियन की तो होती नहीं है, तो टाइम की आएगी, टाइम नहीं आएगी, किस तरह से। तो याद रखिएगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी विमा कितनी होती है, t-1। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होगी आपकी विमा की या डायमेंशन की बात। अपना जो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर लार्ज है तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो स्मॉल है तो अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल हम अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में आपका रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है, और जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको क्या दिखाएगी, हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रह जाएगा, नहीं रहे तो थोड़ा सा रिविजन फिर से कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट
दोस्तों बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जिसमें क्या है कि हम देखेंगे कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और जो अपना लीनियर वेलोसिटी है उस दोनों में रिलेशन क्या है। देखिए लीनियर वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है। लीनियर वेलोसिटी हम जानते हैं हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एस वेक्टर से डिनोट करता हूँ, बाई टाइम के बराबर होता है। हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के बराबर होता है। तो इसको हम एक सर्कुलर मोशन के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो दोस्तों हमारा पार्टिकल है किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ मौजूद है। अपना जो ये सर्कल जिसमें ये पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी रेडियस अपने पास में r है। और जो हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करते हुए कि यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाता है किसी समय t के ऊपर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि कोणीय विस्थापन कितना है, ये वाला, इसको मैं थीटा से डिनोट करता हूँ। इसमें हमारा जो जो अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और जो एंड पोजीशन है उन दोनों को मिलाने वाली जो मिनिमम जो लेंथ है वो अपनी होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो ये क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये वाला, एंड पॉइंट है ये वाला, इन दोनों को मिलाने वाला जो मिनिमम डिस्टेंस है वही तो होगा। मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये रही, यही रहेगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरह से कैलकुलेट करोगे ये। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि अगर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अगर बिल्कुल अति अल्प है, बिल्कुल छोटा सा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अगर बिल्कुल छोटा है तो उस कंडीशन में ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह काम करेगा। अगर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज है तो उस कंडीशन के अंदर ये एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है। इस कंडीशन के अंदर ये एक स्केलर होगा, और किसी एक स्केलर क्वांटिटी का जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास में जो वेलोसिटी आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो उसको एक स्केलर को हम किसी वेक्टर के अंदर रिलेशन निकालना है या इक्वल रखना है वो पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हम यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्मॉल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो एंगुलर जो अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, तो उस कंडीशन के लिए हमारा क्या डायग्राम बनेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पर, और उसने बिल्कुल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसको मैं डी थीटा से डिनोट कर देता हूँ। डी थीटा से या डेल्टा थीटा से डिनोट कर दीजिए आप। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैं डी से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो डी थीटा और डी में रिलेशन क्या है, हम जानते हैं जो कोण होता है, जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या यानी कि आर्क बाई रेडियस के। जो एंगल होता है वो आर्क बाई रेडियस के होता है। यहाँ पर आर कितना है, थीटा इक्वल्स टू चाप कितना है अपना डी थीटा है ना, एंगल डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्क बनना है वो कुछ इस तरह से गोलाई के अंदर होगा, आर्क तो गोलाई में ही होता है। ठीक है, तो क्या ये अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की थ्योरम से तो अपने ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला और एंड पॉइंट है ये, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो मिनिमम जो पाथ है वही तो है। तो मिनिमम पाथ तो आपका ये होना चाहिए। तो क्या ये आर्क और ये जो मिनिमम पाथ है वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, आप किसी अर्थ के सरफेस को जब आप स्पेस से देखते हो तो वो हमें एक गोलाई के अंदर दिखती है ना, गोलाई के अंदर। इसी प्रकार से जब हम एक स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर खड़े हैं और स्टेशन में खड़े हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको कैसा दिखाई देता है, प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल समतल दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है ना। जबकि अंतरिक्ष में खड़े होकर हम जब पृथ्वी की सतह को देखते हैं तो वो आपको क्या दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी अपना सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जब आप उसको किसी ज्यादा दूरी के लिए देखते हो, किसी ज्यादा दूरी के लिए देखते हो तो वो आपको एक गोलाकार दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। परंतु आप बिल्कुल उसका एक अल्पांश के लिए देखोगे तो वो आपको गोलाकार नहीं दिखाई देता, वो आपको एक प्लेटफॉर्म की तरह एक समतल दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आपको गोलाकार ना दिखाई देकर एक समतल की तरह दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो आप आर्क की फॉर्म में ले रहे हो वो आर्क नहीं है, यानी कि एक वक्र नहीं है, एक समतल की तरह बिहेव करेगा। कुछ नहीं होना है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी सर्कल का बड़ा पार्ट देखोगे तो वो एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, ये गोलाई के अंदर घूमते हुए बिहेव करेगा। परंतु जब इसके एक स्मॉलर पार्ट के लिए आप बात करोगे तो वो एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक समतल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये इक्वेशन है, क्या है, इसको दोबारा मैं डिनोट कर देता हूँ, डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाई आर। इसको बहुत साइड है, आप टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में आ जाएगा यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई आर डी एस बाई डी टी।
तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी है वो किसके बराबर हो गया, आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, ये बराबर किसके है, ये है बराबर 1/r के, और ds/dt ये क्या है, ये आपका लीनियर वेलोसिटी है, तो ये इसको हम v से डिनोट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये किसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर आपके पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है जो आपका लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस r के बराबर होगा। इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर किस तरह से दिखाएंगे, वेक्टर फॉर्म में, उसको भी समझ लें। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं r एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कोई भी एक दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो दो ही पॉसिबल कंडीशन है, या तो हम उनका स्केलर प्रोडक्ट करें यानी कि डॉट प्रोडक्ट करें, या फिर हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट करें यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर करें। हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर हमारा जो ओमेगा और आर वेक्टर है इनका हम डॉट वेक्टर करेंगे यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए पॉसिबल तो होगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास में दो तरह कंडीशन बन सकते हैं, या तो आप लिखो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, या फिर आप लिखिए इसमें आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो दोनों में से सही कौन सा है वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपनी दोनों कंडीशनों को यहाँ पे लगा के देखिएगा क्या आता है। देखिए हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में, और अपना ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी है, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो इसमें आप अपने जो फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा ओमेगा से आर से, और आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में आएगा, थंब आएगा आपका इस डायरेक्शन में, तो यानी कि वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन आएगी इस तरह से। इसी प्रकार से जब हम करेंगे अपना जो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर के अंदर आर क्रॉस ओमेगा करेंगे, आर क्रॉस ओमेगा यानी कि आप अपनी जो फिंगर्स है उनको आर से ओमेगा की तरफ लेकर जाएंगे, तो आपका जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी डायरेक्शन में सही है, आपका यहाँ पर ओमेगा आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉसिबल है, नहीं, वेलोसिटी भी इसकी इसी डायरेक्शन में पॉसिबल होगी जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी निश्चित तौर पे उसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सी टर्म सही है, यहाँ पर वेलोसिटी जानी चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ये वाली टर्म सही है। तो हमेशा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास में कंक्लूजन निकल कर आया है कि वी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यानी कि ओमेगा आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसके अलावा जो अपना ओमेगा वो किसके बराबर होता है, डी थीटा बाई डी टी के। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर जो रेडियस आर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी अगर रोटेशन आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो सरफेस के टॉप अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और इसमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी आपकी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है जो ओमेगा। ठीक है, तो आपका लीनियर वेलोसिटी होगा ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये होगा इस डायरेक्शन में, ये आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसी के अंदर आपका जो मोशन है वो होता क्लॉकवाइज में, ये आपका क्लॉकवाइज में होता है, तो रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी है, रोटेशन की डायरेक्शन होती है आपकी ये वाली। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो आर वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, आर वेक्टर अभी भी इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ओमेगा कौन सा होता है, तो जो रोटेशन की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को लेंगे और तो अपना थंब है वो कौन सा है, ओमेगा को शो करता है, तो ओमेगा अपना सरफेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आर जो अभी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर जब आर को जो ओमेगा क्रॉस आर करोगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी होगी आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखिएगा, अपने तरीके से इसको समझिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर एसिलेशन के बारे में। एंगुलर एसिलेशन है उसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने वन डायमेंशन के अंदर पढ़ा है कि एसिलेशन है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कि पर इक्वल टाइम के अंदर हमारा जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है उसको हम एसिलेशन के द्वारा बताते हैं। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी वन डायमेंशन के अंदर मोशन कर रहा है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर उसकी वेलोसिटी जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ये जो वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये एसिलेशन की वजह से हो रहा है। अगर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज भी हो रहा है तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो भी एसिलेशन की वजह से हो रहा है। बस परंतु क्या होता है, अगर इंक्रीज हो रही है तो एसिलेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एसिलेशन है वो लग रहा है।
ठीक है। इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन में क्यों क्या होगा, पहली बात तो जब भी हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तो हमारा जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मोशन कर रहा होता है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें मान लेते हैं किसी समय हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है वो v1 है, ठीक है, और किसी समय उसकी वेलोसिटी वो बढ़कर v2 हो जाती है। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अपना एक्सीलरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, कन्फर्म है आपको। दूसरी चीज क्या है कि हमने अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी थीटा है, वो अगर अत्यल्प लेते हैं, अब बहुत ही कम लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम जो अपना एंगुलर वेलोसिटी है वो अत्यल्प लेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा अगर हम एक बिल्कुल ही जो अत्यल्प समय अंतराल के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम रीड करेंगे। तो हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि किसी अत्यल्प समय अंतराल के अंदर जो उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, अपना एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर डेल्टा टी वो बहुत ही अत्यल्प है तो इस कंडीशन के अंदर इसे हम क्या लिखेंगे, एल्फा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अपना जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये अपना एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। कब वेक्टर क्वांटिटी है, जब हम किसी भी एक अत्यल्प समय अंतराल के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। किस तरह का वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। सर्कुलर मोशन में जितनी भी क्वांटिटियां हैं वो एक्सियल वेक्टर ही होती है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो देखिए इसमें अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो है इस डायरेक्शन में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, थंब की डायरेक्शन में। तो जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो अपना एल्फा है यानी कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो अपना एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर जैसे मान ले यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा वो मान लेते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ से 10 रेडियन पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी बढ़कर 20 रेडियन पर सेकेंड हो गई। तो इस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यहाँ जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो इस वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी वो कम हो रही है, यानी कि यहाँ से 10 रेडियन पर सेकेंड से यहाँ पर 5 रेडियन पर सेकेंड हो गई, तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अपना वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में है तो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये डाउट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो फाइनली किसके बराबर है, एंगुलर एक्सीलरेशन है वो बराबर आ गया एल्फा इक्वल्स टू, इसको आप एक दूसरी फॉर्म में रख सकते हो ओमेगा बाई टी की, ठीक है। यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट हो गई यहाँ पर ओमेगा वो किसके बराबर होता है, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड आ रहा है तो इसकी फर्स्ट यूनिट तो क्या आ गई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक डिग्री के अंदर भी होती है, डिग्री में क्या होगा, डिग्री पर सेकेंड होता है, और नीचे वाला टाइम है उसकी वजह से भी 1 सेकेंड आ गया, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या आ गई, अपना डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है, यानी विमा क्या होती है, देखिए हमारा जो डिग्री है, डिग्री की क्या कोई यूनिट है, नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ अपना सेकेंड यानी कि टाइम की वजह से ही एक यूनिट बनेगी, वो कितनी बनेगी, क्योंकि पावर 2 है इसलिए टी की पावर -2 हो गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा जो एंगुलर जो एक्सीलरेशन है और अपना जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसमें रिलेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको हम एल्फा से डिनोट करते हैं, जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब वेलोसिटियों के अंदर एक रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी और अपने आर दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है ना। अब इसमें अपने टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, प्लस ये आ जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, इस बार आ जाएगा डी आर बाई डी टी,
तो देखो यहाँ पर एक चीज है, क्या हमारा जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो रेडियस आर है वो चेंज हो रही है? रेडियस आर नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट हो रहा है, एक ही रेडियस के ऊपर ये बार बार मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो अपना डी आर बाई डी टी है तो जीरो हो जाएगा। फाइनली अपने पास में क्या बचकर आएगा, यहाँ से हमारे पास में रेस्ट आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो देखो जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर है, ये हमारा होता है जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के बराबर। जो लीनियर जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, डी वी बाई डी टी के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि एल जो अपना ए है, जो अपना एक्सीलरेशन ए है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर एल्फा के बराबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ अभी तक हमने दो बड़े ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट हमने सीखे हैं। पहला वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, सेकेंड अपना एक क्या है, ए इक्वल्स टू एल्फा आर। ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हम जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो वन डायमेंशन मोशन के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था, तो वैसे ही सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारा जो वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन के अंदर क्या था, हमारा कोई भी पार्टिकल है जिसने किसी भी मान लीजिए एक्स जीरो से चलना प्रारंभ किया, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो यू है। ठीक है, उसने एस डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद यानी कि उसकी अंतिम वेलोसिटी है वो वी हो जाती है। ठीक है, और उसका एक्सीलरेशन ए है। तो उस कंडीशन में हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वहाँ पढ़ी थी। पहला क्या था, वी बराबर यू प्लस ए टी था। सेकेंड हमारा था वी स्केयर बराबर यू स्केयर प्लस टू ए एस था। थर्ड हमारा था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर था। ठीक है, इसके अलावा हमने वहाँ क्या देखा था, हमने वहाँ देखा था कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एस वो किसका बराबर था, हमारा जो एंड पोजीशन कितनी है मान लेते हैं ये x1 है, x1 माइनस जो स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है इसको मान लेते हैं x नोट से दिखा दीजिए, x जीरो ना दिखाकर x नोट से दिखा तो ज़्यादा सही रहेगा, x1 माइनस x नोट। इसी प्रकार से इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसके बराबर था कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 माइनस x नोट बाय टाइम t के बराबर था, जिसे आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी दिखा दीजिए या डी एक्स बाई डी टी दिखा दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने वहाँ इस लेसन के बारे में देखा था, वो किसके बराबर था, अपना डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या इसमें किसी को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, स्टार्टिंग अगर मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नोड है, थीटा नोड से ये किसी टाइम टी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लेकर चला गया थीटा वन, तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, जो एंड जो डिस्प्लेसमेंट माइनस स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी कि थीटा वन माइनस थीटा नोड बाई टाइम टी इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अपना आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी वो ओमेगा नोट है, एंड वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा वन है, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा नोट बाई टाइम टी के बराबर, जिसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको आप कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, एल्फा इक्वल्स टू अपना डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में क्या रिलेशन है, तीन हमारे पास में है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, और इसके अलावा क्या है अपने पास में एल्फा ए इक्वल्स टू एल्फा आर। तो इन सभी को यूज करते हुए हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे, वी की जगह ओमेगा वन आर रखेंगे, यू की जगह ओमेगा नोड आर रखेंगे, ए की जगह एल्फा आर रखेंगे, तो अपने पास में ओवरऑल क्या है कि एक रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर है वो कॉमन लेके काटेंगे तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आ गई। इसी प्रकार से जो सेकंड और थर्ड में आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएंगे, अपने पास में आ जाएंगे ओमेगा वन स्केयर। ठीक है, ओमेगा वन स्केयर इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर प्लस टू एल्फा थीटा आ जाएगा, टू एल्फा थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे कितना है अपना थीटा है ना, थीटा इक्वल्स टू स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है इसकी, स्टार्टिंग वेलोसिटी अपना ओमेगा नोट हो गया, टी प्लस हाफ एल्फा और यहाँ पर टी स्केयर। ठीक है, तो बड़े ही आसान है। इसको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अपना जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है उसके अंदर जो फोर्स होता है यानी जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अपना मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, जबकि हमारा जो रोटेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन के अंदर फोर्स नहीं होता, वहां पर क्या होता है, हमारा टॉर्क से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से, और टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा।
टॉर्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम जब स्टडी करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। परंतु आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो भी हम क्या है कि ट्रांजेक्शनल मोशन की बात करेंगे, ट्रांजेक्शनल मोशन के अंदर हमारा फोर्स इक्वल्स टू एम ए बराबर आएगा। जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ पर टॉर्क है उसको अपने क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, ये अब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। हम एक अलग अलग सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए अलग अलग इनर्शिया की वैल्यू होती है। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हम दोस्तों बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के अंदर हर एक टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये डायरेक्शन है वो किस कारण से चेंज हो रही है, इस कारण से चेंज होती है भाई। देखिए हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, जो फर्स्ट लॉ है वो जड़त्व का नियम है। वो हमें बताता है कि कोई वस्तु है अगर स्थिर है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि हम बाहर से उस पर कोई एक बल ना लगाए। अगर कोई वस्तु है वो किसी वेलोसिटी के साथ गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में जा रही है तो वो सीधी रेखा में ही चलती चली जाएगी जब तक कि उसको मोड़ने के लिए या दूसरी दिशा में उसको मोड़ने के लिए कोई बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर कोई वस्तु है वो वी वेलोसिटी से अपना जा रही है, अगर ये वाली डायरेक्शन माने तो वाई डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा जब तक कि उस पर तो दोस्तों यहाँ भी जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन वो अपने आप तो चेंज हो नहीं रही है। यहाँ पर निश्चित तौर पर सर्कुलर मोशन के अंदर कोई एक बल लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हर समय चेंज कर रहा है। इसी ही बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर। देखने के बाद एक प्रैक्टिकल आप खुद से करके देखिएगा। आप किसी भी एक पतली रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधिएगा और उसको गोल गोल घुमाइएगा। आप देखते हो कि जब ये रस्सी टूट जाती है तो उसके बाद टूटने के बाद जस्ट ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एक सर्कुलर मोशन नहीं करता, ये पत्थर है वो एक सीधी रेखा में जाएगा, जहां से टूटेगा उसके बाद ये सीधी रेखा में जाएगा। ऐसा क्या क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अपना वो लगना बंद हो जाता है, जो अपना रस्सी में तनाव के फॉर्म में या टेंशन के फॉर्म के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लग रहा होता है, और वो लगना जैसे ही बंद होता है उसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी त्रिज्यीय दिशा के अंदर वो आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, आप करके देखिएगा, वो गोल नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा। दोस्तों जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कंडीशनें हैं, उसको याद रखना है। सबसे पहले तो हम मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमारा जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जितनी वेलोसिटी है उतनी ही यहाँ पर रहेगी। दूसरा हम क्या है कि यहाँ स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा बदलती ही रहती है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ स्पीड है उसी के बारे में देखेंगे, कहीं वेक्टर फॉर्म है उसको यूज ही नहीं करेंगे। थर्ड जो कंडीशन क्या रहती है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ तक चला जाता है तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम अति अल्प लेते हैं, बिल्कुल माइनर लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अति अल्प होता है, बिल्कुल कम होता है, तो उस वक्त ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, जब इसकी एक लार्ज वैल्यू होती है तो ये एक स्केलर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक अति अल्प मान के ही काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में एक चीज पढ़ी है कि किसी भी वेक्टर को हम उसके समानांतर किसी दूसरे वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, परंतु क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन है वो समान होनी चाहिए। अगर ये वाली वाई डायरेक्शन में है यानी कि जे कैप है तो ये वाली भी वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरा उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर ये वाली 5 मैग्नीट्यूड है इसका तो दूसरे वेक्टर का भी 5 मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या है कि इसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या मैं अपना जो v1 वेक्टर है इसको मैं इधर वाली डायरेक्शन में उसको v1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो इक्वल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर v1 और v2 में कितना एंगल बनेगा, एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा भाई, तो देखिए यहाँ पर अगर डी थीटा एंगल है तो इन दोनों के मध्य भी डी थीटा ही बनेगा। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, अभी समझा देते हैं आपको, ये एंगल भी डी थीटा होगा। ठीक है, तो अपना जो यहाँ पर v1 और v2 के मध्य डी थीटा एंगल है या नहीं, इसको मैं इस डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मौजूद था उस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर जब मौजूद था तो इसकी वेलोसिटी v2 है। दोनों के मध्य टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर इनकी वेलोसिटी है। ठीक है, मैं v1 को अगर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इसके समानांतर है तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा ना इसको, तो द्वारा ऊपर की ओर यहाँ का हो गया v1। अब इस लाइन को भी आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, इसको भी आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो अगर ये वाला एंगल डी थीटा एंगल है तो ये वाला भी डी थीटा होगा, होगा ना।
अब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये वाला है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल निकल कर आएगा वो कितना है, 90 माइनस डी थीटा हो जाएगा ना। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला फिर से कितना हो जाएगा, डी थीटा, ये वाला फिर से डी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस डी थीटा करेंगे तो डी थीटा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के ऊपर जिन पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो बिंदु केंद्र के साथ जितना कोण बनाते हैं उतना ही कोण उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो आपस में बनाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी वृत्त के जो बाहर की सरफेस है, सरफेस पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो जिन बिंदुओं पर हमने स्पर्श रेखाएं खींची है, ये स्पर्श रेखा ही तो है, यहाँ पर V2 है, ये इसमें स्पर्श रेखा है, और V1 यहाँ पर स्पर्श रेखा है। तो वो स्पर्श रेखा जिन बिंदुओं पर खींची गई है उन बिंदुओं को केंद्र पर से मिलाने पर जो कोण बनता है वही कोण उन, तो यहाँ से हम एक कैलकुलेशन में निकल कर आए कि यहाँ पर जो अपना V1 वेक्टर और V2 वेक्टर जिनके मध्य एंगल बनता है अपना डी थीटा। ठीक है, ये डी थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आप एक जो वेक्टर का जो एडिशन लो है वो लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, V1 प्लस डी वी इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से अपना डी वी है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी वी अपना बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1, और ये दोनों क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर उनके ऊपर वेक्टर भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अत्यल्प समय अंतराल के लिए ले रहे हैं, अपने डी टी के लिए ले रहे हैं। अगर यहाँ पर अत्यल्प नहीं होता ना तो कभी भी हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लगा पाते। ठीक है, तो याद रखिएगा डी वी वेक्टर इक्वल्स टू V2 माइनस V1, याद रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर हम याद देखते हैं कि क्योंकि अत्यल्प है तो यहाँ से जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है इनके मध्य का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, उसको मैं अगर ds से डिनोट करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ds है, तो इसके अंदर भी अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए ये r वेक्टर है, ये भी r है, और इन दोनों के मध्य डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds है। ठीक है, ये ds है और ये आपका r है और ये दोनों r है। एंगल कितना बन रहा है दोनों के मध्य, डी थीटा, डी थीटा बन रहा है ना। तो यहाँ से देखिए ये भी आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम है, सिमिलर है ना दोनों ट्राइंगल आपस में। तो सिमिलर अगर दोनों ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, आप क्या लिख सकते हो कि ये वाली लेंथ बटे कोई भी दोनों में से, क्योंकि दो देखिए ये दोनों लेंथ बराबर है और यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटियां बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल ही है। V1 है वो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्थिरांक सम का जो नियम है उसके हिसाब से ds बाई आर है वो किसके बराबर लिख सकते हो आप, dv बाई वी के। कोई दिक्कत है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ से अब इसमें dt का दोनों साइड अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो 1 बाई आर डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में फाइनली क्या जाता है, ds बाई डी टी है, इसको आप क्या है वेलोसिटी से डिनोट करते हो, क्योंकि वेलोसिटी है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के डिफरेंशिएशन के बराबर ही होता है। तो यहाँ से 1 बाई आर वी इक्वल्स टू 1 बाई वी, और यहाँ dv बाई डी टी किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर ये एक्सीलरेशन कौन सा है, ये है अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसी को हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। याद रखिएगा एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट वगैरह घूमता है सब जगह यही लगेगा, चाहे अपना नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बस याद रखिएगा कि नाभिक के चारों जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। चाहे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव करे उसकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तब हम देख रहे होते हैं कि इसकी वेलोसिटी यहाँ है v1 और v2 है वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसको अपने एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी रखना चाहते हैं, किस तरह से रखते हैं, हम जानते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो इसे क्या हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपना, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर रखिएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप याद रखना चाहो रख सकते हो। नेक्स्ट अपना आता है टेंजेंशियल। दोस्तों बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लेते हैं कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया, तो किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर अगर उसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, अगर उसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो 5 रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है वो बढ़कर कितनी है 5 से 10 हो जाती है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ बढ़ रही है, वो किस कारण से बढ़ रही है? तो कोई ना कोई, हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर उस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए कोई बाहर से बल लग रहा होगा। तो यहाँ पर बल लगेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये हमारा जो सर्कुलर मोशन है उसके स्पर्श रेखा दिशा में लग रहा है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। इसी वजह से इसे टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे और उसमें जो एक्सीलरेशन लगेगा उसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, जिसको हम AT से डिनोट करते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो हमेशा किसमें हम बात करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसकी एक्सीलरेशन वो 0 ही होता है। तो यहाँ पर हम स्पीड की बात करें ना, इसलिए यहाँ पर जब भी आप वेलोसिटी को दिखाओगे वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखाओगे। यहाँ पर भी V1 और V2 मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखाओगे। यहाँ पर V1 का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत है इसमें। परंतु क्या ये V1 और V2 बराबर होंगे? नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो तो 0 हो जाएगा, वापस हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तभी डिफाइन होगा जब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ना हो। अभी जो अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही होता है। पर यहाँ पर जब हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले पाएंगे, इसको हम स्पीड की फॉर्म में ले पाएंगे। ऐसा क्यों ले पाएंगे? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही अभी स्टडी किया था कि जब हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू अगर स्मॉल है, अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे ही हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज हो जाता है तो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा, अपना लार्ज होगा, तो अपना जो वेलोसिटी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और जब एंगुलर वेलोसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी तो यहाँ पर जब हम रिलेशन निकालते हैं V इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो वहां से स्पीड की बात करेंगे, वो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में ना कि स्केलर फॉर्म में आएगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात करेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, तो वहां पर हम वेलोसिटी ना दिखाकर स्पीड दिखाएंगे। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या आएगा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, वो बराबर आ जाएगा dv/dt। और यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह स्पीड को डिनोट करने के लिए हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि ये अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, जहाँ पर मैं मोड v क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ स्पीड को डिनोट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 तरह के एक्सीलरेशन है वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमने एक्सीलरेशन कौन सा पढ़ा? हमने देखा कि जो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर हमने देखा कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर हमने देखा इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर 2 तरह के एक्सीलरेशन है वो लगते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है वो हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहता है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है? उसके स्पर्श रेखा दिशा में लगता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल है वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने पास में कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट देखिए, कैलकुलेट करना आता है आपको। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल इस डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट अपने पास में कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा ये देखिए, मैं यहाँ भी बना देता हूँ। ये अपना हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये आपका होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये रहा। ए नेट या ए नेट से दिखा दो, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा अपना अंडर ऑफ AT² प्लस AC²। है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो टाइम पीरियड है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, फ्रीक्वेंसी है उसको F से या N से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड होता क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन के अंदर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगता है, उस समय को ही क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो टाइम का जो मात्रक है वो कितना होता है? सेकेंड होता है। ठीक है। तो टाइम पीरियड की यूनिट है वो अपनी सेकेंड हो गया। डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन आ जाएगा T आ जाएगा। ठीक है। करते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर आवर्ती, इसको आवर्ती हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी या आवर्ती होता क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए गए हैं, उन चक्रों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को N या F से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होती है? टोटल चक्रों की संख्या।
कितने चक्रों की संख्या, यानी कि टोटल कितने साइकिल लगा रही है बटा टाइम। इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम। अगर मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो एक है, यानी कि एक चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर लगाने में अगर उसका समय लग रहा है वो टी है, ठीक है, तो अपनी आवर्ती है वो किसके बराबर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, 1/t के बराबर हो जाएगी। और टी क्या है अपना, आवर्तकाल, टाइम पीरियड है, इसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, 1 जो अपना टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अपना जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है एक चक्कर लगाने में पूरा, 2 पाई, 360 डिग्री तो ये, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2 पाई, और टाइम कितना लग रहा है, एक आवर्तकाल के बराबर, यानी कि एक टाइम पीरियड के बराबर, तो 2 पाई/t। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, हर जगह यूज होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट कितनी होती है, 1/सेकेंड होती है, जिसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।